नमस्कार दोस्तों। प्रयागराज में यूपी पुलिस की हिरासत में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद की हत्या के बाद कई सवाल पैदा हुए हैं। सवाल ये कि अतीक और अशरफ के जो तीन कातिल पुलिस के शिकंजे में आए, उन कातिलों ने जो बयान दिया, जिस बयान में कहा कि हम अतीक और अशरफ को मारकर माफिया बनना चाहते थे, नाम करना चाहते थे, प्रदेश में हमारे नाम की गूंज होती है, ऐसा हम चाहते थे, हमारा मकसद था अतीक के साम्राज्य को खत्म करना, ऐसे कुछ बयान आ रहे हैं। और ऐसे बयानों के हवाले से बताने की कोशिश हो रही है कि ये अलग अलग जगहों से पहुंचे तीन लड़के, एक बांदा से लवलेश तिवारी, दूसरा सनी सिंह कासगंज से और तीसरा अरुण मौर्य हमीरपुर से, तीन लड़के प्रयागराज पहुंचे और उन्होंने अतीक और अशरफ को पुलिस की मौजूदगी में 1 फीट 2 फीट से गोली मारी, ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई, पुलिस के शिकंजे में आसानी से आए, सरेंडर किया, सरेंडर करते वक्त जय श्री राम के नारे लगाए। और अब जो वो बयान दे रहे हैं कि वो नाम करना चाहते थे अतीक और अशरफ को मारकर, क्या उनके बयानों पर यकीन किया जाए या इन तीनों के पीछे कोई और बड़ी ताकत है? क्या अतीक और अशरफ की हत्या पुलिस की मौजूदगी में, दर्जन भर से ज्यादा पुलिस वाले, कैमरा टीमें, उसकी मौजूदगी में इस तरह से बेखौफ होकर मारना, और मारे जाने के वक्त पुलिस की जो स्थिति थी या पुलिस का जो रिएक्शन था किसी भी तरह का नहीं था, वो तमाम तस्वीरें कल देर रात से आप देख रहे होंगे। उसके बाद सवाल ये भी पैदा होता है कि पुलिस ने रिटेलिएट क्यों नहीं किया, और अब जब पकड़ा गया तो ये जो थ्योरी इन तीनों के हवाले से आ रही है, क्या ये यकीन के लायक है? क्या इन तीनों के पीछे कोई बड़ी ताकत है? जो तस्वीरें आ रही है, जैसे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, लवलेश तिवारी की तस्वीर है, ये बांदा यूपी का रहने वाला है और इसके प्रोफाइल पर, फेसबुक प्रोफाइल पर ये अपने को बजरंग दल से जुड़ा भी बता रहा है, योगी आदित्यनाथ से लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों की तस्वीरें पोस्ट करता रहा है और अपने को हिंदुत्ववादी बताता रहा है। ऐसी इसकी तस्वीरें इसके फेसबुक प्रोफाइल से पता चलती है। ऐसे ही बाकी दो लोग। अब यह सवाल उठता है, ये तीन लोग आपस में किस ढंग से कोऑर्डिनेट कर रहे थे कि तीनों अलग अलग शहरों से यूपी के प्रयागराज में पहुंचते हैं, होटल में रहते हैं, रैकी करते हैं, मीडिया वाले बनते हैं, इनके हाथ में एक डमी कैमरा होता है, एक आई कार्ड होता है, एक डमी माइक होती है, और मीडिया वाले बनकर पुलिस की मौजूदगी में पहुंचते हैं और बिल्कुल अतीक अहमद के नजदीक सिर पर जाकर एकदम पॉइंट ब्लैंक से गोली मारते हैं। और ये सब कुछ 40 से 50 सेकंड में हो जाता है। लेकिन अब कहा जा रहा है कि ये तीनों जो अपराधी, जो कातिल हैं, इनका जो बैकग्राउंड है, आपराधिक इतिहास है, और ये तीनों नाम करना चाहते थे, माफिया को मारकर माफिया बनना चाहते थे। क्या इस पर यकीन किया जा सकता है? और पुलिस की भूमिका पर तो 100 सवाल है, और वो सवाल लगातार रात के वीडियो में भी मैंने पूछे। अब जो कुछ जानकारियां आई हैं उसके साथ दो खास मेहमान हमारे साथ हैं। प्रयागराज से कुछ लोगों को मैं जोड़ना चाहता था, वरिष्ठ पत्रकारों को, लेकिन प्रयागराज में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। 144 लागू है, पुलिस की जबरदस्त चौकसी हो रही है, इसलिए वहां इंटरनेट के जरिए जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी थे उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो अभी हमारे साथ एनके सिंह हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और दूसरे समीर अहमद मिश्रा हैं जो बीबीसी से लंबे समय से जुड़े रहे। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। एनके सिंह और समीर अहमद के पास जाने से पहले एक प्रतिक्रिया परिवारों की तरफ से आई है। तीनों जो कातिल हैं उनके परिवारों की तरफ से प्रतिक्रिया आई है, जिसमें लवलेश तिवारी के पिता यज्ञ तिवारी ने कहा है, हमें जानकारी नहीं है, न ही हमारा इससे कोई लेना देना है। 5-6 दिन पहले आया था लवलेश, उसका घर से कोई लेना देना नहीं था, सालों से बोलचाल बंद है, थप्पड़ मारने के केस में पहले भी जेल गया था, तब से बातचीत बंद है, नशा करता है, हमने उसे त्याग दिया। ये लवलेश के परिवार वालों ने कहा है, जिसकी तस्वीर लगातार मैं आपको दिखा रहा हूं। दूसरी सनी के परिवार वालों की तरफ से आया है। सनी सिंह के भाई ने कहा है कि उस पर कई केस दर्ज है। अतीक अशरफ को गोली मारने वालों में, वो शूटर में वो भी था, हमीरपुर का रहने वाला है। उसने कहा कि सनी पर कई मामले दर्ज है, वो कुछ करता नहीं था, हम उससे अलग रहते हैं। तो कुल मिलाकर तीनों के परिवार वालों के यही बयान। बाकी स्थितियां आप लगातार जान समझ रहे हैं। अब सवाल एक तो पुलिस की भूमिका पर और तीन हत्यारों के उस बयान पर, और क्या इन हत्यारों की कमान कहीं और थी, या ऐसे तीन सरफिरे बदमाश आए और उन्होंने इतनी बड़ी हिम्मत की कि पुलिस वालों की मौजूदगी में माफिया डॉन अतीक अहमद और उसके भाई को गोलियां बरसाकर कत्ल कर दिया।
भूमिका मैंने बता दी है लंबी, ताकि दर्शकों को अब तक का अपडेट पता चले। सिंह साहब, आपकी पहली प्रतिक्रिया, चूंकि इस मुद्दे पर पहली बार बात कर रहा हूं, एक तो पुलिस की भूमिका, लेकिन उससे पहले इन तीनों का ये बयान, अभी कुछ पुष्टि पक्के तौर पर जांच चूंकि अभी शुरू होगी, कैसे होगी, क्या होगी, अभी प्राथमिक बयान है, उसके आधार पर यह जानकारी आ रही है। तो आपको क्या लगता है पूरे मामले में? नहीं, देखिए, आपने कहा कि 3 सरफिरे। आमतौर पर होता है कि सरफिरा एक ही होता है। अगर एक ही रहता और उसने दोनों को मार दिया होता, तो ये एक इंडिपेंडेंट व्हिम्सिकल केस माना जाता कि कोई झक्की आदमी है जो कि हिंदुत्व के हार्डकोर हिंदुत्व के फॉर्मेट में है, लिहाजा उसने मार दिया। लेकिन 3 आदमी हैं और तीनों के पास अच्छी क्वालिटी का रिवॉल्वर है, पिस्टल। दूसरा ये है कि एक ही साथ सिंक्रोनाइज्ड प्रोसेस में एक बाएं से एक दाएं से, और वो जो विजुअल है, थोड़ा सा अगर आप रोक देंगे तो देखेंगे तो पहले वो पगड़ी हटाता है। आप जरा सोचिए हिमाकत, बिल्कुल, यहां से वो हटाकर जो, ऐसे पगड़ी हटाता है और उसके बाद गोली मारता है। हाँ, पगड़ी हटाने का जरा उस साइके में चले जाइए अपराधी के, कि अगर वो प्री मेडिटेटेड और इंडोक्ट्रिनेटेड ना होता पूरी तरह से जबरदस्त, तो वो गोली सीधा मार देता। वो ठीक है, टेम्पल में मारता, वो उसमें मारता, कनपटी पे। उसने बाकायदे वो पगड़ी हटाई है, वो रिवॉल्वर के नोक से पगड़ी हटाई। फिर मतलब इत्मीनान कितना रहा होगा। और इधर से दूसरे वाले ने कि अगर एक से कोई मिस हो तो दूसरा भी इस तरफ से मारे। तो ये सिंक्रोनाइज्ड है। और इसके एलिमेंट ऑफ सिंक्रोनाइजेशन जो है वो बहुत क्लियर है कि प्री मेडिटेटेड, वेल थॉट आउट और वेल ऑर्गेनाइज्ड ये प्लान था। ये कोई साधारण चीज नहीं है। जब पहला हुआ इंसिडेंट, तो चूंकि क्राइम हमने बहुत दिन किया है, तो मैं ये देख किया कि नहीं, हमें लगा कि ये एक इंडिविजुअल, 2 आदमियों का एक है। अब बांदा और हमीरपुर अगल बगल है, ये दोनों हो सकता है कि परिचित हो, लेकिन जो तीसरा है वो तो वहां से करीब 250 किलोमीटर दूर का है। कासगंज तो से, तीसरा कासगंज। है जी, कासगंज का है। कासगंज फरसाबाद में है। आप सोचे कि कहां से हमीरपुर, बांदा से फरसाबाद, तो ये पॉसिबल नहीं है। दूसरा ये है कि जो स्टेटमेंट दे रहा है, अभी ये बदलेगा और असली स्टेटमेंट ये होगा कि मैं हिंदू हृदय सम्राट बनना चाहता था अतीक कुमार के, क्योंकि ये पुलिस का अपना टैक्टिक्स है कि इसको फिलहाल डाइवर्ट करो और इसको बताओ कि नहीं, ये क्रिमिनल एक्ट था ऐसे आवाज या इको आइडियो। आ रही है, अगर लोग हैं तो म्यूट कर लीजिएगा, किसी के मोबाइल से आवाज इको कर रही है। हाँ, मेरे पास को तो कोई मोबाइल नहीं है। मैं बाकी दोनों सहयोगियों को भी बोल रहा हूँ, चलिए जी, सॉरी। हाँ, ये डिस्टर्ब हो रहा है, जी थॉट प्रोसेस पर बढ़ा जाता है। जी। अभी भी हो रहा है। तो ये सीधी सी बात है कि ये वेल प्री मेडिटेटेड ये प्लान था। अब अगला स्टेटमेंट जो आएगा, ये जो कि पुलिस ने दबा दिया है, क्योंकि ये सीधा सा है कि ये स्टेटमेंट नहीं है, वो क्रिमिनल एक्ट बताना, पुलिस इसको क्रिमिनल एक्ट बताना चाहती है कि इंटेंट इसमें क्रिमिनल था, वो माफिया डॉन बनना चाहता, जबकि इंटेंट प्योर हिंदूवादी है, वरना वो जय श्री राम ना करता। अगर वो माफिया डॉन बनना तो वो ये कहता कि ऐसे अतीक को मैं फिर मारूंगा, ताकि वो माफिया डॉन बनता। जय श्री राम, जय भगवान जब कर रहा है तो वो क्लियर केस है कि वो इंडोक्ट्रिनेटेड है। इंडोक्ट्रिनेशन अगर ये है तो बहुत सिंपल सी बात है कि इसके पीछे वो जो आपका 8 साल से ये सिलसिला चल रहा है, अभी ये इतना ही नहीं है। आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि ऐसे यूथ और पैदा होंगे और एक मिलिशिया, एक हिंदू मिलिशिया पैदा होगा, क्योंकि ये प्रोसेस शुरू हो गया। मैं बहुत दूर तक देख रहा हूं, तो ये लग रहा है कि अफगानिस्तान में आप देखें तो जो वो हथियार लेके घूम रहा है और लड़कियों को पढ़ने जाती है तो मार देता है, वो भी मुसलमान है, और जिनको मारता है वो भी मुसलमान है। जो है, तो इसको गौर से अगर आप देखेंगे तो ये हिंदू मिलिशिया का एक जन्म होने की का फायरिंग प्रोसेस की है, तस्वीर मत दिखाइएगा, बेहद खतरनाक है। इस तस्वीर को हटा दीजिए। सॉरी, बेहद खतरनाक है। बोलिए बोलिए सिंह साहब, बोलिए। जी, इस तस्वीर को ये हटा बेहद दीजिए। खतरनाक है और एक वेल ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस के तहत ये किया गया है। हम मेंसरिया, एक क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस में एक चीज होती है मेंसरिया, तो इनका मेंसरिया तो हम समझ सकते हैं, लेकिन ये कहीं दूर बैठा कोई कर रहा है और ये आगाज है हिंदू मिलिशिया के एक पैदा होने का। क्योंकि 3 आदमी अगर आके एक काम को अंजाम देते हैं
और वो अब दूसरा, पुलिस की कल्पेबिलिटी कहां है? आपने 2 ही दिन तो पहले कहा है ना, बल्कि 24 घंटे पहले कहा है कि साहब वो रास्ते में आते में अतीक की जान को खतरा के हमें इनपुट मिले थे। ये आप ही ने कबूल किया है। तो आपने भारत में जो सिक्योरिटी होती है, 2 तरह की सिक्योरिटी होती है, ऑब्ट्रूसिव, इनऑब्ट्रूसिव। भारत में ऑब्ट्रूसिव सिक्योरिटी है, जो दिखाई देती है, चुभती है। पुलिस वाले बंदूक लेके लेके ऐसा लगेगा जो जान ही ले लेंगे, तो डर लगता है। आप यूरोप में चले जाइए, मैं कई बार गया हूं, तो मैंने देखा है प्राइम मिनिस्टर के साथ, आपको पता ही नहीं लगेगा कि कोई रिवॉल्वर लेके पुलिस वाला खड़ा है। लेकिन क्या मजाल कि आप एक स्टेप आप स्टेप आउट कर जाएं और कोई बगल से आपका हाथ पकड़ के धीरे से ना कहे, वेल वी वांट टू इंटरोगेट यू, प्लीज कम विद मी। ये इमीडिएटली कहेंगे, जबकि पुलिस कहीं नहीं आपको दिखाई देगी। भारत में ये कोशिश कभी हुई ही नहीं। अब आपने ऑब्ट्रूसिव सिक्योरिटी तो लगा दी है, बहुत सारे फोर्स है, बड़े रिवॉल्वर रखे हुए हैं, एक गोली नहीं चली। आपने ये फिजिकल प्रॉक्सिमिटी होने कैसे दी कि वो इत्मीनान से अपने गन की नोक से वो पगड़ी हटा रहा है और उसके बाद वो गोली मार रहा है। तो ये कल्पेबिलिटी पुलिस की साधारण नहीं है। इतना बड़ा लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर, इतना बड़ा पुलिस लॉजिस्टिक्स का फेलियर, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे क्राइम्स देखे हैं, दंगे देखे हैं, लेकिन इतना बड़ा फेलियर नहीं देखा कि आप फिजिकल प्रॉक्सिमिटी, वो आराम से आएगा, बिल्कुल दहशत नहीं होगी, उसके पगड़ी हटाएगा रिवॉल्वर की नोक से, हिमाकत देखिए, और उसके बाद गोली ठोक देगा और दोनों के दोनों मर जाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये साधारण नहीं, इसके लिए आने वाली हिस्ट्री जब एनालाइज करेगा तो ये आगाज है हिंदू मिलिशिया का। और हो भी क्यों ना, जब इस पे रिएक्शन देते हुए संविधान की शपथ खाया हुआ आदमी, जो भारत भाजपा का अध्यक्ष भी रहा है राज्य का, जब वो मंत्री है स्वतंत्र देव सिंह, वो जब कहता है कि पाप पुण्य का हिसाब इसी जन्म में होता है, स्क्रीन पर दिखा रहा हूं मैं, समझ सकते हैं कि ये प्रोसेस क्या है। और ये खतरनाक है, हिंदू मिलिशिया पैदा कर रहे हैं आप, और अगर आप ये पैदा कर रहे हैं तो काउंटर में इस्लामिक मिलिशिया भी पैदा होगा। तो ये सीरिया बनने जा रहा है। आने वाले दिनों में जो हालात हैं उसमें आप इसको सीरिया बना के, आज वो जो सोच रहे हैं कि साहब, आज हमने सुना कि मॉर्निंग वॉकर्स में से कुछ लोगों ने कहा चलिए धरती का बोझ हल्का हुआ, कुछ बूढ़े लोग थे, तो हमने कहा कि इनको ये नहीं मालूम है कि तालिबान में वो सिर्फ अपने ही बिरादरी के बोझ को हल्का करते हैं। आप हिंदू मिलिशिया यूथ में बेरोजगारी है, आप ये डेवलप करें। आज आप थोड़ा सा वक्त दे दे तो मैं इसको कंप्लीट ही कर लूं। आज जी जी, तो अगर आपकी अनुमति है, एक सवाल उससे ले लेता हूं और कुछ अपडेट मैं ट्वीट्स के आज के करता हूं, फिर आपसे लंबी बात चूंकि हम करेंगे तो फिर वापस आएंगे। समीर अहमद जो जानकारी, और एनके सिंह साहब आएंगे आपके पास, सिर्फ मैं चाहता हूं एक बार राउंड अप कर दूं बाकी चीजों की। जो समीर अहमद आपके पास आने से पहले बहुत सारे ट्वीट्स आ रहे हैं, जिसमें प्रियंका गांधी से लेकर अखिलेश यादव ने तो रात में ही ट्वीट किया, बहुत सारे लोग हैं जो संविधान का हवाला दे रहे हैं, संविधान कानून का हवाला देते हुए ये कह रहे हैं कि हमारे देश का कानून संविधान में लिखा गया है, कानून सर्वोपरि है, अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, लेकिन कानून के तहत प्रियंका गांधी ने कहा जो भी ऐसा करते हैं, ऐसा करने वालों को संरक्षण देते हैं, न्याय व्यवस्था, कानून का राज इकबाल बुलंद हो, ये बाकी ये गलत है। अब सवाल उठता है, ऐसी स्थिति भी पैदा हो गई कि आज की तारीख में ये बोलने का जोखिम मोल लेने से भी विपक्षी दल बच रहे हैं, क्योंकि ऐसा नैरेटिव हिंदू मुस्लिम का हो जा रहा है कि लोग बोलने से बचता है। मायावती का भी बयान है जिसमें मायावती ने कहा कि जिस ढंग से हिरासत में खुलेआम गोली मारकर हत्या हुई, उमेश पाल की जघन्य हत्या का भी जिक्र किया है, और कहा पुलिस की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगाती है। एक तो पुलिस पर सवाल, दूसरी बात कि ऐसे दौर में इस पर बात, और तीसरी बात अहम जो शुरू में अभी सिंह साहब ने भी कहा, कल रात भी हम देर तक कहते रहे कि स्वतंत्र देव सिंह जो पार्टी के अध्यक्ष रहे, यूपी कैबिनेट के, योगी कैबिनेट के कद्दावर मंत्री हैं, उनका इस कत्ल के तुरंत बाद 10 से 15 मिनट के बाद 10:50 में देखिए ट्वीट था, स्क्रीन पर आपको दिखा रहा हूं, और 10:40 के आसपास हत्या हुई। ठीक 10 मिनट में स्वतंत्र देव सिंह ने ट्वीट किया पाप पुण्य का हिसाब इसी जन्म में होता है। हालांकि मुझे अभी पता चला कि उन्होंने ट्वीट डिलीट कर दिया जब रात में बहुत सारे लोगों ने इस पर सवाल उठाए। लेकिन अकेले स्वतंत्र देव सिंह नहीं है, सुरेश खन्ना वो भी कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने भी इसी तरह की बात की कि आसमानी फैसला है। उसके बाद नंद किशोर गुर्जर और कुछ बीजेपी के नेता, और एक जश्न का माहौल बनाने की कोशिश हो रही है, रात भी हमने बात की। तो अब सवाल उठता है इन सब के बाद
कि जो 3 पकड़े गए, जिसमें एक लड़का जो लवलेश तिवारी है, जो बांदा का रहने वाला है, जिसने जय श्री राम के नारे भी लगाए, उसकी जो प्रोफाइल मैंने फेसबुक पर देखी और जैसी तस्वीरें हैं, उन तस्वीरों से उसमें वो भगवाधारी है, तरह तरह के उस तरह के भगवा तस्वीरों में उसने भगवा पहन के गले में वो डालकर, अंगोछा डालकर, उसी तरह के ड्रेस में उसने दुनिया भर की तस्वीरें डाली है। योगी और बीजेपी की बात कर रहा है, बीजेपी के मंत्रियों की बात कर रहा है, योगी के लिए उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए भी बात की है कि जब उन्हें कोविड हुआ। मतलब एक तरह से खुद को हिंदुत्ववादी के तौर पर न सिर्फ लिख रहा है, बल्कि सोशल मीडिया पर ऐसा कहा जा रहा है कि बजरंग दल का कार्यकर्ता खुद को बताता। अब ये पता नहीं वो है या नहीं है, बजरंग दल से कोई ऑफिशियल रिश्ता है या नहीं है, बजरंग दल वाले जाने, लेकिन ये सारी थ्योरी आ रही है। तो अब इससे जो एनके सिंह साहब ने कुछ सवाल पैदा किए, तो ये तो एक इस आपराधिक पूरे घटनाक्रम में, जिसमें माफिया डॉन की हत्या होती है और मारने वाला इस तरह का हिंदुत्ववादी चेहरा है, तो ये तो एक उसी नैरेटिव को आगे बढ़ाने जैसी स्थिति है जिसके खतरे का जिक्र एनके सिंह साहब कर रहे हैं। समीर आत्मा। बिल्कुल सही सर, एनके सर ने जो कहा मैं उससे काफी हद तक सहमत हूं। ये बहुत दूर की चीज देख रहे हैं। ये तीनों जो हमलावर हैं, सनी सिंह और ये लवलेश और तीसरा भी जो है अरुण मौर्य, एक तो इन सब की जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है लगभग एक जैसी दिखाई पड़ रही है। तीनों ही गरीब परिवारों के ही, जो अभी तक मैं देख पा रहा हूं या जितना हमने देखा है सुना है। और इनके पिता की जो लवलेश तिवारी है बांदा वाला, इसके फादर की जो बयान एक दो जगह हमने सुने हैं और कुछ बांदा के लोगों से भी बात हुई है, तो अब लोग उसके घर तक पहुंच भी चुके हैं। उनका ये कहना है कि ये नशे का आदी है या जो है, हालांकि उसकी माँ का भी एक बयान आया है कि नहीं वो तो बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। पर जो भी है, इन तीनों की एक तो पारिवारिक पृष्ठभूमि एक है, अलग अलग जगहों से, बिल्कुल अलग अलग जगहों से आकर के तीनों एक साथ प्लानिंग कैसे कर रहे हैं, और इनके पास से जो पिस्टल निकली है वो इनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि और इनको देख करके उनसे कहीं नहीं लगता कि ये उसको अफोर्ड करते हैं। लोग बता रहे हैं, मुझे तो नहीं पता कि वो 4-4, 5-5 लाख की वो विदेशी पिस्टल्स, बिल्कुल विदेशी पिस्टल है, रिवॉल्वर नहीं है, मैगजीन वाली पिस्टल है, मैगजीन वाली पिस्टल है। सही बात। और जो वीडियो हमने देखे कि उसके दोनों अतीक और अशरफ के गिरने के बाद भी उनमें से एक लगातार फायरिंग 10-12 राउंड उसने फायरिंग की। तो ये पूरी तरीके से ट्रेंड थे। इनको किसने ट्रेन किया और कौन वहां तक ले आया? सर एक चीज और बड़ी जो एक बता रहा हूं, जो पिस्टल है जिगाना पिस्टल है, तुर्की का बना हुआ पिस्टल है, जिसकी कीमत 6 से 7 लाख बताई जाती है। भारत में ये पिस्टल बैन है। तो इससे लगता है कि ये सनी सिंह और ये लवलेश तिवारी, अरुण मौर्य, ये कहीं या तो किसी गैंग का सदस्य है या किसी बड़े गैंग ने इसको सुपारी दी, या इसके पीछे कुछ बड़ी ताकतें हैं जिन्होंने इसे पिस्टल दिया, जिन्होंने प्रयागराज में होटल में रुकने का इंतजाम किया डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, और पूरी प्लानिंग की और इन तीनों ने अंजाम दिया। ये 3 मोहरे हैं। कहीं न कहीं पीछे लोग, कोई नशा करता है, मामूली छिटपुट जराइम पेशा में शामिल है और उसके पास 6-7 लाख की वो पिस्टल है जो बड़े बड़े माफिया गैंग के लोगों को होता है। जो खबर आ रही 6-7 लाख की जिगाना पिस्टल है जो तुर्की का बना हुआ, इंडिया में मिलता नहीं है। अगर किसी गैंग के माफिया सरगना है तो अलग बात है। समीर, और बीच में एक जानकारी आ रही थी, दे दी मैंने। और इनको ये पिस्टल लेकर के चलने की का इनके अंदर एक कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है? उस समय आ रहा है जब प्रदेश में आचार संहिता लगी हुई है, जब लोगों की लाइसेंसी पिस्टल जब्त कर ली गई है, जगह जगह चेकिंग चल रही है। और ये दो जो ये आरोपी हैं, अभियुक्त हैं, अपराधी हैं, अतीक और अशरफ, इनको लेकर के उस इलाके में पुलिस 3-4 दिन की रिमांड पर जगह जगह लेकर के टहल रही है। ऐसी स्थिति में उसके पास ये लोग पहुंच जाते हैं। दूसरी बात और भी है, इलाहाबाद के कई पत्रकारों से मेरी बात हुई है, अभी एसके यादव जी भी अब जुड़ रहे हैं, वो भी इस चीज की पुष्टि करेंगे या बताएंगे कि कितना सही है कितना गलत। पिछले 3-4 दिन से जब से इन लोगों को कई चीजों की पहचान कराई जा रही थी, कुछ जगह पुलिस वाले ले करके गए हैं एकदम पूरी तरीके से सीक्रेट वे में, जबकि बहुत मीडिया इस समय प्रयागराज में मौजूद है, लेकिन किसी को जानकारी नहीं हो पा रही थी कि लेकर के कहाँ जा रहे हैं। जब वो लोग पहुंच रहे थे उसके बाद लोगों को पता चल रहा था। कल ये जब घटना हुई तो अचानक से मीडिया वालों को भी और बाइट लेने के लिए भी, और ये जो 3 पकड़े गए हैं हमलावर, इनको भी
इन सारे लोगों को कैसे जानकारी हो जाती है, कैसे पता चल जाता है, इसको लेकर के भी स्थानीय जो रिपोर्टर्स हैं वो लोग बहुत हैरान हैं कि कैसे पता चल गया। अब इनमें से जरूर किसी न किसी को खबर हुई होगी या किसी ने अपने सोर्सेस से ही पता किया हो, लेकिन ये सूचना भी लीक हुई है। तो लूप होल्स और सबसे ज्यादा जो चीजें, जो सबसे हैरान करने वाली चीज दिखाई पड़ रही है, उसकी चर्चा हम लोगों ने कल भी देर रात तक आपके साथ की है और अभी भी उस चीज से दिमाग बिल्कुल हट नहीं रहा है। इतने पुलिस वाले, इनमें से किसी की एक गोली नहीं चली। इसका मतलब प्रदेश में पुलिस को केवल जंगल में ले जाकर के, झाड़ी में ले जाकर के और ऑपरेशन लंगड़ा करने की ट्रेनिंग दे दी गई है। अगर आमने सामने कोई अपराधी आ जाए तो उनसे लड़ने की हिम्मत, इसका मतलब लग रहा है कि वो उत्तर प्रदेश के पुलिस वालों में नहीं रह गई। केवल वो 20 पुलिस वाले मिलकर के 3 अपराधियों को एनकाउंटर कर सकते हैं, 50 पुलिस वाले मिलकर के किसी को ऑपरेशन लंगड़ा करके उसकी टांग तोड़ सकते हैं गोली मार करके, लेकिन अगर उनका किसी अपराधियों के साथ आमना सामना हो जाए तो वो भाग जाते हैं। भाग गए वहां से पुलिस वाले, गोली चलाने की तो बात छोड़िए, वहां से भाग गए। ये बहुत अब मैं वापस फिर आऊंगा, एक बार एसके यादव जी को शामिल करता हूं। और बार बार ये सवाल पुलिस पर इसलिए पैदा हो रहा है कि जो तस्वीरें हैं जो कल रात से हम सब ने देखी है, उन तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि अतीक और अशरफ एक ही हथकड़ी में लाए जा रहे हैं। चारों तरफ से पुलिस वाले हैं, एक शख्स घुसता है मीडिया का बनकर, वहां जो भी मौजूद है वो 2 इधर था, एक दाएं और 2 बाएं, मतलब उस तीनों ने पूरी प्लानिंग की थी और बिल्कुल नजदीक आकर, पुलिस वाले के बीच से नजदीक आकर, ऐसे जो भी माथे में उन्होंने साफा लगा रखा था ऐसे हटाया, गोली मारी और तब दूसरी तरफ से। ये सब ऐसा लगा जैसे पूरी प्लानिंग थी, एक बात। लेकिन उससे बड़ी बात, पुलिस वाले तितर बितर हो गए, छिटक गए और उसके बाद भी वो फायरिंग करता रहा। और उसके बाद सबसे एक तस्वीर है जिसमें एक पुलिस वाला, रात में भी जिक्र किया था मैंने, एक पुलिस वाला जिसके कमर में एक पिस्टल लगा है, वो 2 लोगों को एक साथ ऐसे पकड़ता है और वो सरेंडर की आवाजें और जय श्री राम के नारे। इससे पुलिस की भूमिका संदिग्ध है। कुछ सवाल जो अभी समीर आत्मा ने उठाए, एनके सिंह साहब आपके पास आने से पहले एक बार एसके यादव जी जो हमारे साथ हैं प्रयागराज से, कल देर रात तक भी जुड़े थे। यादव जी, प्रयागराज में कहा गया कि अब वहां सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम हो रहे हैं, 144 लागू है, पुलिस ने मुस्तैदी बढ़ा दी है, ये सब तो अपनी जगह। लेकिन अभी सबसे बड़ा सवाल जिसमें सबकी दिलचस्पी जानने में है, और वो सच कब आएगा ये देखने की बात है, क्योंकि वो जो थ्योरी चैनलों पर चलने लगी कि ये 3 लोग जो अलग अलग जगहों से आए, बांदा, हमीरपुर और कासगंज से, जिसमें 200-250 किलोमीटर की दूरी, कोऑर्डिनेटेड ढंग से प्रयागराज पहुंचते हैं, होटल में रहते हैं, 6-7 लाख की उनके पास पिस्टल है, मीडिया, मतलब उनको कहीं से कैमरा भी मिला जो डमी था कहा जा रहा है, माइक भी मिला जो डमी था, आई कार्ड छपवाते हैं जो गले में टंगा है, और ये सब करके वहां पहुंच जाते हैं और इतने नजदीक से गोली मारते हैं जिसका हम सब जिक्र कर रहे हैं। ये लगता है कि 3 ऐसे लोग जो जराइम पेशा के छुटभइये अपराधी, कोई नशा का आदी था, कोई कुछ था, कोई थप्पड़ मारने के केस में जेल गया, सिर्फ उनका काम है, या इसके पीछे कोई बड़ा प्लान है जो अभी आया नहीं, पता नहीं आएगा या नहीं। एसके यादव, आप ऑडियो ऑन करिए। एसके यादव जी, आप म्यूट हैं। माइक म्यूट आ रहा है। बोलिए आप, आपके 1 मिनट। हाँ, आप बोलिए। नहीं, आप दोनों चीज मत कर, आप मत करिए, हम यहाँ से कर रहे हैं, आप मत करिए, मैं म्यूट कर रहा हूँ। हाँ, आप जाइए, मैं यहाँ से, चलिए अनम्यूट है, बोलिए। ओहो, तुम कुछ कर रहे हो क्या उपेंद्र? हाँ, 1 मिनट, आप पैरेलल कर रहे हैं ना, आप मत करिए, मैं कर रहा हूं, रुकिए। हाँ बोलिए, चलिए बोलिए। ओहो, फिर अनम्यूट कर रहे हैं आप, दोनों चीज कर रहे हैं ना, आप उसको एक बार अनम्यूट करिए। एसके यादव जी, मैं कर रहा हूं, रुकिए, आप कुछ मत करिए फिर, चलिए, मेरे ख्याल से दिक्कत हो रही है। हाँ चलिए, बोलिए, आवाज आ रही है आपकी, बोलिए। एसके यादव जी सही है, आप कुछ मत करिए, बोलिए। ठीक है, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, आ रही है, बोलिए। अब ठीक है। देखिए, अभी एक नई बात सामने आ रही है। यूपी तक पर किसी स्थानीय जनप्रतिनिधि ने घटनास्थल पर रात में ही एक बयान दिया है जिसमें ये कहा है कि
पुलिस की गाड़ी से उतरे थे ये तीनों हमलावर, जिन्होंने हमला किया है। इसकी पुष्टि हम कैसे कर पाएंगे, लेकिन यूपी के बड़ा ही बड़ा चैनल है और उस पर अगर ये खबर है, अभी भी पड़ी हुई है ऑनलाइन, उस पर ये बयान एक वहीं के जसदीद ने दिया है। आवाज में बहुत प्रॉब्लम है, आपकी आवाज क्रैक हो रही है, थोड़ा दोबारा जुड़ेंगे या तो माइक हटा दीजिए, डायरेक्ट बात करिए, क्योंकि आवाज आपकी माइक की प्रॉब्लम है, आवाज नहीं आ रही है। आवाज? हाँ अब बोलिए। आवाज आ रही क्या? अब सही है, बोलिए। आवाज आ रही है अभी? हेलो जी आ रही है, बोलिए। आवाज आ रही है? ओहो, आवाज आ रही है, बोलिए यादव जी। यादव जी बोलिए, हम लोग को भी सुनाई दे रहा है, आप बोलिए। नहीं चलिए दोबारा जोड़ेंगे, इनकी ऑडियो में प्रॉब्लम है, अभी हटा रहा हूं मैं। चलिए सिंह साहब, सवाल सुन लिया आपने जो मैं उनसे भी पूछ रहा था, जिसका जिक्र आपने भी शुरू में किया, हम लोग भी वही कर रहे हैं। बहुत ही कोऑर्डिनेटेड एफर्ट से 6-7 लाख की के पिस्टल के साथ, और जिसका जिक्र कर रहे थे एसके यादव वीडियो का, वो मैंने देखा, लेकिन मैंने जानबूझ के उसको मेंशन नहीं किया। यूपी तक जो आज तक का डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उस पर कुछ लोगों का बयान है, अब उसकी पुष्टि हम नहीं कर सकते। कुछ लोग नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल हाँ, नहीं, कुछ लोग दे रहे हैं कि पुलिस मूर्खतापूर्ण होगा। उतरे, तो मैं उसकी पुष्टि नहीं कर सकता, इसलिए मैं उसका जिक्र नहीं कर सकता जब तक किसी के बारे में जानकारी नहीं हो। लेकिन अभी जो लार्जली दिख रहा है, पुलिस की लापरवाही कहे, पुलिस की चौकसी ना होना, मुस्तैदी नहीं होना, और इन लोगों की प्लानिंग, तो वहीं बहुत सारे सवाल पैदा होते हैं। क्या ये इसके पीछे कोई बड़ा गेम प्लान या कोई बड़ा मतलब माफिया या कोई था जो इनको हैंडल कर रहा था, ये मोहरे और प्यादे थे? नहीं, देखिए, दो तरह की चीजें होती हैं। पहले आप उसके लिए आइडियोलॉजिकल जमीन तैयार करते हैं, हिंदू लुम्पेंस को आप पैदा करते हैं, एक लंपटवादी सोच पैदा करते हैं, और जब वो डेवलप कर जाता है तो उसमें आप ऑर्गेनाइज क्राइम की तरफ उसे ले जाते हैं। ये दुनिया के हर इस तरह के रिलीजियस फॉर्मेशन में होता है। तो आपने पहले कर दिया ये सारी स्थितियां, अखलाक को, तबरेज को, जुनैद को, पहलू खां को, इनको मार के आपने ये सब कर लिया है। आपको याद होगा अभी 3 साल पहले एक सर्वे पुलिस का हुआ था और पूरे कंट्री में किया था, सीएमआई ने किया था कॉमन कॉज के साथ मिलके 33,000 में, जिसमें 22,000 पुलिस वाले थे और 12,000 उनके परिवार के लोग, और ये रिजल्ट निकाला था कि हर तीसरा पुलिस वाला ये कह रहा है कि हाँ, गौ हत्या, जो लोग गौ कशी में इन्वॉल्व है, अगर उनको ये पब्लिक मार देती है, पकड़ के हिंदू मार देते हैं जो गौ प्रेमी है, तो बिल्कुल सही करते हैं। इसका अगला चरण देखिए, आपका मिनिस्टर कह रहा है कि जब कर्म का इसी जन्म में फल मिलता है। आज जरा आप गौर कीजिएगा, ये मिनिस्टर का बयान है। कल एक यहाँ के चैनल ने, भक्त चैनल जितने भी हैं, उसमें से एक ने कहा अतीक की हेकड़ी अभी भी कम नहीं हुई, और ये उसने आधा घंटा, मैंने टाइम नोट किया, उसके 2 रिपोर्टर लगातार ये कहते रहे फील्ड से, अतीक की हेकड़ी अभी भी कम नहीं हुई। आप जरा सोचिए ये क्या चीज है? क्या अतीक गिड़गिड़ाए पैर पे गिर के वहां पे, ये आपको तसल्ली देगा? अतीक की हेकड़ी से क्या मतलब है? और ये मीडिया कैसे डिसाइड करेगा कि हेकड़ी है? तो ये क्रिएट किया गया एक हिंदू शॉविनिज्म और एक हिंदू मिलिशिया का ग्राउंड तैयार। ये लड़के जो हैं, अभी आप 2 दिन में देखिएगा, आएगा कि हाँ साहब ये बजरंग दल के थे या ये फला दल के थे, वो डिसोन करेंगे, अलग बात है, लेकिन ये एक ग्राउंड बनेगा। हम आज आपको स्टेटमेंट दिखा रहे हैं, आज के अखबार में, एक दिन के अखबार का स्टेटमेंट देखिए। मैंने आपसे कहा ना कि पुलिस वाले, हर तीसरा पुलिस वाला ये कह रहा है कि हाँ साहब, अगर वो लिंच कर देते हैं, गौ रक्षक अगर मार देते हैं उनको, इसमें गलत क्या है? ये मानसिकता आपके पुलिस की है। पुलिस वहां खड़ी थी, पुलिस के पास उस समय रिवॉल्वर, बेहतरीन रिवॉल्वर, आप जाते हैं प्रोहिबिटेड बोर पुलिस को मिलता है, वो बोर हमें नहीं दिए जाते हैं, .32 हमारे पास होता है, प्रोहिबिटेड बोर के रिवॉल्वर .22 हमारे पब्लिक के पास होता है। ये रिवॉल्वर आया कहां से? उसी तरह पुलिस के पास उस समय रिवॉल्वर थे, लेकिन वो कमर में हाथ लगा के इस तरह कह रहा था कि छोटू अब तो मर गया ना, अब छोड़ो ना, काहे गुस्सा हो, कुछ इस तरह का, जैसे नहीं मोहल्लों में झगड़ा होता है तो करते हैं,
तो पुलिस वाला इस तरह से कवर, एक थप्पड़ भी आपने नहीं देखा लगा है, एक रिवॉल्वर की गोली नहीं चली जबकि एक किसी को लगा है उनके। तो आप समझ सकते हैं कि ये एक इंडोक्ट्रिनेशन का प्रोसेस चल रहा है। अब आज का आप देखिए, मोहन भागवत जी ने कहा है भारत का जन्म ही हुआ है विश्व गुरु बनने के लिए, दुनिया को, विश्व को रास्ता दिखाने के लिए। राजनाथ सिंह का स्टेटमेंट क्या है? विश्व गुरु बनने के लिए भारत के युवा आगे आए। देखने में कितना सिंपल सा है। और विश्व गुरु बनेंगे कैसे? ये मंत्री का स्टेटमेंट है कि जो इसी जन्म में करता है उसका फल मिलता है। तो एक डिस्कोर्स क्रिएट किया जा रहा है जिसमें भारत का युवा जो रोजगार नहीं पाएगा वो पहला काम करेगा कि अपना नाम, उस नाम के अनुरूप वो अपना एक मिलिशिया तैयार करेगा। आज जो ये घटना हुई है सिर्फ अतीक के लिए नहीं हुई है, इसके बाद ये कोशिश, और मेरी चिंता ये नहीं है, जो दूसरा साइड है वो भी 20 करोड़ है, इसलिए भारत कहीं सीरिया ना बने। मेरी चिंता इसको लेके है कि कहीं भारत सीरिया ना बन जाए। आपके लिए वो राजनीति हो सकती है, लेकिन जो हालात आप बना रहे हैं, जो युवाओं को जिनके पास रोजगार नहीं है उनको जब इस फॉर्मेट में डाल रहे हैं और उनको एमएलए का टिकट भी देते हैं, आप जरा गौर कीजिएगा, कर्नाटक में जो टिकट दिया है एमएलए को, वो मेन आदमी है हिजाब उस केस का, हिजाब केस का मेन आदमी जो है उसको आपने टिकट दिया है अब की बार जिताने के लिए। तो आप ये क्रिएट कर रहे हैं, ये लड़का आज से कुछ साल बाद हो सकता है एमएलए के लिए चुनाव लड़ेगा। तो आप ये क्रिएट कर रहे हैं कि प्रॉमिस ये कर रहे हैं कि तुम्हें हम खाली कमर में हाथ डाल के तुम्हें गिरफ्तार कर लेंगे जब तुम गोली चलाओगे तो, और पॉइंट ब्लैंक रेंज से चलाओगे तो ये पूरा एक सिस्टम है जिसमें कि हम किस तरह के विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। हिंदुस्तान बहुत साफ दिखाई दे रहा है कि एक तरफ हिंदू मिलिशिया होगा और उसके बाद काउंटर प्रोसेस शुरू होगा और तब ये देश सीरिया बन जाएगा। मेरी चिंता ये सिर्फ अतीक की घटना नहीं है, ये आगाज है उस प्रोसेस का। और वो मिलिशिया जब सड़कों पे चलेगा बंदूक लेके तो वो कोई हिंदू मुसलमान नहीं देखेगा। ये खतरा सबसे बड़ा है। जो बुजुर्ग लोग, मैंने जिसका जिक्र किया आपने उस समय जल्दी थी, आज टहलते हुए एक बुजुर्ग ने कहा कि अच्छा हुआ धरती का बोझ खत्म हो गया। यही वो सोच है, क्योंकि उनको ये नहीं समझ गया तुम्हारा बेटा इसको झेलेगा, तुम तो निकल जाओगे, लेकिन आने वाले कुछ वर्षों में जब ये हिंदू मिलिशिया चलेंगे आतंक करते हुए तो तुम्हारा बेटा झेलेगा। ये तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। सही बात है। और एनके सिंह साहब, आपको बताऊं, आज मैंने सुबह ट्वीट भी किया था, क्योंकि हम लोग इस तरह से मुखर होकर सरकार की आलोचना करते हैं या ऐसी स्थितियों की। तो आज ये मेल मुझे आया है, स्क्रीन पर दर्शकों को मैं दिखा रहा हूँ, सुबह 9:15 पर। और इस मेल में लिखा क्या है, आप पढ़ पा रहे हैं? मेल में क्या लिखा हुआ है, पढ़िए। मैं तुझे वहीं आकर मारता हूं। ये मेल मुझे 9:15, नीचे टाइम लिखा हुआ 16 अप्रैल। ये मेल मुझे आया है कि तू बहुत बोल रहा है, आकर मुझे मारता हूं। और इस मेल आईडी से और भी मेल आए, और ऐसे मेल लगातार मेल और टेक्स्ट आते हैं। अब ये हिम्मत देखिए कि सीधा कह रहा है तुझे आकर मारूंगा, मेल पे, ट्विटर पर, फेसबुक पर। तो ये एक ऐसी स्थिति पैदा हो रही है, होती है। और आपको याद होगा कि जब अमित शाह या ऐसे लोग बयान दे रहे थे शाहीन बाग के खिलाफ, और एक केंद्रीय मंत्री जब दिल्ली में एक सभा में कहता है कि गोली मारो सालों को, और भीड़ नारे लगाती है, और अगर मुझे याद है उसके अगले ही दिन एक शख्स पहुंच जाता है शाहीन बाग में और पिस्टल लेकर गोली चलाता हुआ पुलिस के शिकंजे में आता है, ठीक 24 या 48 घंटे के भीतर। तो ये इस तरह के बयान, इस तरह के प्रोवोकेशन और इस तरह की उत्तेजना भरी जा रही है लोगों में, और उसका असर ये होता है। इसमें इस मेल आईडी से मुझे 2 मेल आए। एक मेल आया कि तू मोदी के खिलाफ बहुत बोलता रहता है, और उसके बाद दूसरा मेल आया कि अपना नंबर दे, तुझे आकर वहीं मारता हूं। मैं इसको और ये मेल जिस चैनल से दिया है, जिस तरह आया है, ये आइडेंटिफाइबल है। अगर पुलिस इज्जत से लग जाए तो इसको ट्रेस भी कर सकती है। लेकिन जब आप पुलिस के पास जाएंगे तो क्या कह रहे साहब, ऐसे में तो आते रहते, चिंता न कीजिए। किसी दिन अजीत अंजुम के साथ अगर कुछ हो जाएगा तो एक नॉर्मल क्राइम की घटना मानी जाएगी। ये इसकी दिक्कत है। इसी में ये भी बता दूं सिंह साहब कि जब मैंने ये ट्विटर पर लिखा कि ऐसे मेल आ रहे हैं, तो उसमें नीचे जो बहुत सारे लोग जो इस रिजीम, इस सत्ता के
पक्के अंग समर्थक है, उन लोगों ने लिखा है कि तेरे साथ हो जाए तो अच्छा ही है, तू क्या स्यापा यहाँ रो रहा है, तू क्या यह कर रहा है, तू मारा जाएगा। मतलब लोग इसको, इस तरह के मेल को जस्टिफाई कर रहे हैं, बड़ा इजी ले रहे हैं कि हाँ ठीक है, मेल आया तो आया, तेरे साथ ठीक होगा किसी दिन चचा, तेरा ऐसा ही होगा इंतजाम। तो ऐसी स्थिति बन रही है, हमने 5, 7, 10 साल पहले कल्पना नहीं की थी। और ऐसी स्थिति बनती है तभी कोई सिरफरा किसी को कहीं मार सकता है और मार देता है। ये भी हमने देखा, ऐसी बहुत सारी कहानियां शंभू रेगर से लेकर और तमाम कहानियां हमने देखी है। तो ये रिटेलिएशन, ये रेडिकलाइजेशन और इस तरह की जो कट्टरवादिता है, दोनों पक्षों से हो, इधर से हो या उधर से, मैटर नहीं करता। आप सिंपल है इसका प्रोसेस कि आप लुम्पेनाइज करिए, उनको पढ़ने लिखने की सुविधा देने की कोई जरूरत नहीं, जॉब्स की कोई जरूरत नहीं, उनको लुम्पेनाइज करिए और बहुत हल्का सशक्तिकरण उनका करिए। ये बड़ा इसका वो होता है, क्योंकि तब नशा आएगा उसको। हल्का सशक्तिकरण, वो जब भी चाहे एम्स में किसी को भर्ती करवा सकता है। और वो हिंदू हृदय, जैसे कि विकास दुबे था, उसे ब्राह्मण हिंदू हृदय, ब्राह्मण हृदय सम्राट कहा जाता था। तो या इस तरह अपराधीकरण करे, लायोनाइज करे, और उसके बाद इस तरह के लड़के जो बेकार घूम रहे हैं, जिनके पास आपने जॉब्स नहीं दिए हैं, वो सीधा इसमें आके किसी अजीत अजुम को, किसी एमकेसी को कभी भी मार सकते हैं। और उसके बाद उनको बीजेपी ये एश्योर कर देगी कि आपको टिकट मिल जाएगा। और जनता का अगर सोच यही होगा तो आप इसको कर क्या लेंगे? अगर जनता को हम ये नहीं बता पा रहे हैं कि ये कल तुम्हारे ऊपर आएगा, तुम्हारा जो बेटा है, तुम तो बुजुर्ग होके निकल रहे हो, लेकिन तुम्हारे बेटे पे वो आएगा। ये लुम्पेंस किसी के होते नहीं है, ये तुम्हें नहीं देखेंगे कि तुम्हारा नाम एनके सिंह है, अजीत अंजुम है। और हो भी तो क्या उसका फर्क पड़ता है? अगर हमारा नाम तहरीक अहमद हो तो इससे क्या कोई फर्क पड़ता है? लेकिन ये हिंदू मिलिशिया का एक जमीन तैयार हो रहा है और इससे सत्ता को फायदा मिलने जा रहा है, लॉन्ग टर्म फायदा मिलेगा, लेकिन ये देश खत्म हो जाएगा। हमारी चिंता इसकी है कि जब हम इसको सीरिया के रूप में ले लेंगे तो डिक्टेटर तो कोई हो जाएगा, लेकिन ये देश खत्म होने जा रहा है इस घटना से। अब मुझे साफ, क्योंकि मैं जब क्राइम को सोशियोलॉजिकल पैरामीटर्स पे रख के देखता हूं, तब समझ में आता है कि इसका डायमेंशन क्या है, और ये डायमेंशन साधारण नहीं है। जी, एसके यादव जी उस समय जुड़े नहीं थे, वही सवाल जो मैंने तब पूछा था। एसके यादव जी, चूंकि आप प्रयागराज में हैं, तो वहां से क्या जानकारी मिल रही है इन 3 शूटर्स के बारे में? क्या ये मान लें जो वो बयान दे रहे हैं कि हम माफिया को खत्म करके माफिया बनना चाहते थे, नाम करना चाहते थे, और इसलिए कोऑर्डिनेटेड ढंग से शूटर वहां पहुंचे, क्या इतना ही आसान है? यही मान लेने वाली थियरी है? देखिए, थ्योरी तो कल रात से ही साफ हो गई थी, पब्लिक में बिल्कुल स्पष्ट धारणा है कि ये वेल प्लान है, कोई ये मानने को तैयार नहीं है। ऑडियो की प्रॉब्लम है, बहुत क्रैक हो रहा है, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। कल रात हम लोगों ने ठीक से बात की, अभी कुछ प्रॉब्लम हो रही है बहुत, उसमें ना क्रैक हो रहा है। मेरे घर पर जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन था वो इस समय काम नहीं कर रहा। मैं पड़ोस में आकर के मोबाइल के उससे जुड़ा हूँ इंटरनेट से, ये भी एक समस्या हो सकती है। आवाज आ रही है क्या आपके पास? आ रही है, लेकिन बहुत क्रैक कर रही है। चलिए बोलिए, सुनने की कोशिश करते हैं। तो कल भी हम लोग रात में बात कर रहे थे, और आज भी मैं देख रहा हूँ, मैं जिस रोड पर हूँ उसी रोड पे ये घटना हुई है। ये रोड वीआईपी रोड बनी हुई है, कर्फ्यू लगा हुआ है, मीडिया की गाड़ियों की लाइन लगी हुई है, स्टेशन, रेलवे स्टेशन चौराहे से और अस्पताल के बीच में दर्जनों मीडिया की गाड़ियां, और बहुत सारे लोग लाइव चला रहे हैं। कुछ लोग बात करना चाहते हैं मीडिया से, कुछ लोग अपने को तटस्थ रहना चाहते हैं, बहुत सारे लोग बड़े उत्साह में हैं। और वही जो जश्न वाली बात हो रही थी, बहुत सारे लोग टीका उका लगा करके बाइट देने के लिए तैयार हैं। और लोगों में बड़ी 2 तरह की पब्लिक बटी हुई है। एक तरफ जश्न का माहौल है कि बहुत अच्छा हुआ, उनको इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है कि कानून का राज होना चाहिए या गणतंत्र होना चाहिए। वो इतनी गंभीर चर्चा जाने नहीं चाहते हैं, वो सीधे सीधे ये जानना चाहते हैं कि योगी बहुत अच्छा करते हैं। योगी ने
मिट्टी में मिलाने का काम किया है। पब्लिक में ये परसेप्शन पूरा मीडिया के माध्यम से डाल दिया गया। आप योगी जी ने विधानसभा में बहुत प्रॉब्लम है। एसके यादव जी, मुझे बीच में रोकना होगा आपको, थोड़ा ऑडियो काफी क्रैक कर रहा है, एक बार फिर कोशिश करेंगे। सिंह साहब, ये जो हम लोग लगातार बात कर रहे थे, जो प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया या अखिलेश यादव ने या कुछ लोग, हम लोग जो बात कर रहे हैं, अगर हम संविधान, कानून, आइन की बात कर रहे हैं, तो सवाल ये उठता है कि भीड़ में तब्दील हो गए या कर दिए लोग जिनकी सामाजिक और नागरिक होने की चेतना पर कट्टरता इस कदर हावी हो चुकी है कि वो कुछ और देखना सुनना ही नहीं चाहता। उसे लगता है योगी मोदी कह रहे हैं जो ठीक है, जो बीजेपी राजनीति कर रही है वो ठीक है, और जो देश में हो रहा है मिट्टी में मिला देंगे से लेकर और ऐसे बयानों को ही वो अंतिम वाक्य मानकर और उसी पर अमल करते हैं, जश्न मनाते हैं, पटाखे चलाते हैं, रात में तस्वीर आने लगी। तो फिर ऐसी स्थिति में फिर उपाय क्या है? इसको कौन तय करेगा? ठीक है, एक न्यायिक आयोग की बात हो गई, लेकिन न्यायिक आयोग सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटर्ड न्यायिक आयोग होना चाहिए, तब भी एक भरोसा होता है। लेकिन न्यायिक आयोग, रात में भी मैंने जिक्र किया, सिंगल जुडिशियल कमीशन की बात हुई थी लखीमपुर खीरी के मामले में, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया। तो सवाल उठता है, ऐसे में इस अंधेरे में रोशनी कैसे देखें अगर मंत्री ही सारे बयान देकर इसको जस्टिफाई कर रहे हैं? अजीत जी, अगर सुप्रीम कोर्ट का ही शक है इसकी नियत पे राज्य सरकार की, तो हम लोग को क्यों नहीं होगा। लेकिन ये जो चिंता है आपकी बिल्कुल सही है कि वो बहुमत पाएंगे। देखिए, ये पहली बार हो रहा है दुनिया के डेमोक्रेसी में, पूरे दुनिया का जो डेमोक्रेसी जितना हम जानते हैं, ये पहली बार हो रहा है कि आवरण जो मकान का पहला फ्रंट पोर्शन होगा वो डेमोक्रेटिक होगा, जिसमें चुनाव भी होंगे, चुनाव में मतदान भी होंगे, नेता भी खड़ा होगा, नेता भाषण भी देगा और सब कुछ, इलेक्शन कमीशन भी होगा। और लेकिन इसके पीछे जो होगा वो बिल्कुल अलग होगा। मेरे ख्याल से आने वाली पीढ़ियां और यूनिवर्सिटीज पूरे दुनिया की ये पढ़ेंगी कि ये कौन सी डेमोक्रेसी है जिसमें कि फसाद जो होगा, जो सामने का भव्य पहला पोर्शन होगा, जो जिसको हम फ्रंट कहते हैं, वो डेमोक्रेटिक होगा, लेकिन अंदर धुर डिक्टेटरशिप होगी। और आइडियोलॉजिकल लेवल पे हम एक हिंदू मिलिशिया पैदा करेंगे। आज जो ये हुआ है अतीक अहमद का, इसको हम संविधान के पैरामीटर पे कैसे देख पाएंगे? आप जरा सोचिए कि चिल्ला चिल्ला के कहा जा रहा है अतीक अहमद को आपने नुमाइश बना दिया, कोर्ट से डिसाइड होना है जो कुछ भी होना है, लेकिन आपने अतीक अहमद को, अच्छा इतना आपके लिए आसान है कि जब भी मीडिया चाहे मुंह में ठूस दे और कहे कि तुम्हारा बेटा मरा है, बोलो क्या इस पे भी जवाब नहीं दोगे? लगातार आपने ये वल्नरेबल किया कि मीडिया मुंह में ठूस रहा है, उसके वो बोल नहीं पा रहा है, मीडिया ठूसते जा रहे हैं, इसलिए कि आप उसको डिमोनाइज करना। वो डिमोन है, वो हो सकता है, वो राक्षस प्रवृत्ति का हो सकता है, लेकिन हमारा आपका ये तो कोर्ट का काम था ना कि वो देखिए आज आपने यहां पे लाके खड़ा कर दिया है कि वो पेशाब करने जा रहा है तो मीडिया फोकस कर रहा है, वो वहां उसके लिए हॉस्पिटल गया है मेडिकल बोर्ड के सामने, उसके बाद आ रहा फिर मीडिया खड़ी, और इतनी खड़ी हो जाती है कि कनपट्टी में रिवॉल्वर लगा देता है कोई। तो ये फिजिकल प्रॉक्सिमिटी का बेसिक डॉक्ट्रिन पुलिस, उसमें मैनुअल में ये बताया जा चुका है पुलिस वालों को। मैंने आज कई अफसरों से बात किया, ये तो बेसिक ट्रेनिंग में होता है कि फिजिकल प्रॉक्सिमिटी किसी मीडिया नहीं कोई भी हो, आप इतने नजदीक कैसे उसको आने देंगे? और ये कौन सा मीडिया का वो होता है? फिर एक जबरदस्ती आप मीडिया बुला लेते हैं और कहते पूछो पूछो पूछो, इससे पूछो। आपने तो ये किया ना, और वो मीडिया फिर अगली बार जाता है कहता है अतीक की हेटरी देखो, इसने मुंह सीधा करके नहीं बोला, इसकी हेटली अभी भी नहीं गई, ताकि समाज में जाए तो जाए कि डिमोन था, ताकि वो बूढ़ा आदमी पार्क में कह सके चलो धरती का बोझ गया। आप यहां तक उसको कंट्रोल कर रहे हैं, इंडोक्ट्रिनेशन के प्रोसेस आप फोर्सेस में ला रहे हैं। आपको शर्म नहीं आई उस समय जबकि फोर्सेस ये कह रही, 3 आदमी ये कह रहा है, 3 में से पुलिस वाले में से एक कह रहा है कि हाँ साहब गौ हत्यारे अगर मार देते हैं इन लोगों को, गौ समर्थक मार देते हैं तो इसमें गलत क्या है? और आपको याद होगा ये वो फेज था जिसमें तबरेज, जुनैद और पहलू खां ये सारे लोग मारे जा रहे थे। उस समय ये मानसिकता थी, आज तो काफी पानी बह गया है। 3 साल बाद ये मानसिकता फोर्स में भी बढ़ी है, समाज में भी बढ़ी है, और आपने ये क्रिएट किया।
हर तीसरे दिन आपके लोग जब भाषण दे रहे हैं तो विश्व गुरु बना रहे हैं, युवाओं की शक्ति कर रहे हैं, और युवाओं को जॉब न देके, पढ़ाई न करा के उनको लंपट बना रहे हैं। तो ये हिंदू लंपटवादी फेज है, जिसमें कि आप हल्का सा एग्रेशन दे देंगे, कुछ नहीं करना है, एक प्रोहिबिटेड बोर का रिवॉल्वर ही तो देना है, उसके बाद प्रोहिबिटेड बोर का एक रिवॉल्वर दे दीजिए, कनपटी तक तो पहुंचा दीजिए, बाकी तो वो खुद कर लेगा, और उसके बाद जय श्री राम बोल देगा। अगला जिम्मेदारी आपकी है कि आप उसको एमएलए कब बना देते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक खतरनाक मकाम पे है, और दुनिया की जो प्रेजेंट डेमोक्रेसी भारत की है, विश्व गुरु तो खैर क्या बनेगा, ये भारत की डेमोक्रेसी अगले 100 साल तक पढ़ाई जाएगी कि किस तरह डेमोक्रेसी का नाम था, लेकिन पीछे तांडव हो रहा था, जिसमें कि अधिनायकवाद था, डिक्टेटरशिप थी, और मेजॉरिटेरियन मिलिशिया आपने पैदा कर दिया। लेकिन ध्यान रखिएगा, वो भी रिलीजियस चार्ज दूसरा वर्ग होता है, और 20 करोड़ लोगों को आप इस तरह सब्जुगेट करना चाहें तो शायद ये वोट के लिए तो आपके ठीक होगा, लेकिन ये समाज में अच्छी व्यवस्था तो नहीं लाएगा। तो ये जो आपका विकास एक बात सिंह साहब एक सवाल मैं आपसे करूं, उससे पहले दर्शकों को एड्रेस करते हुए कि अतीक अहमद का आपराधिक इतिहास था। 40 साल 45 साल में अतीक अहमद पर 100 से 150 के आसपास मुकदमे दर्ज हुए। कहा गया कि एक समय मुकदमों की लिस्ट 200 पार कर गई थी। राजू पाल की जघन्य हत्या, यहां तक कि जाकर अस्पताल में भी गोलियां बरसाई गई कि कहीं वो बच न जाए। उमेश पाल को जिस ढंग से अभी मारा गया कुछ हफ्ते पहले, हम सब ने देखा, सब वीडियो पर दर्ज है। अतीक अहमद ने इलाहाबाद और आसपास में जमीनों पर कब्जे किए, गैंग बनाकर अतीक ने खौफ का साम्राज्य बनाया, इसमें किसी को कोई शक नहीं है। तो अतीक अहमद या उसके भाई अशरफ से हमारी कोई सहानुभूति नहीं है। हमारी सहानुभूति या हमारा भरोसा सिर्फ कानून और संविधान पर है कि कोई कितना भी बड़ा अपराधी हो, चाहे वो कसाब क्यों ना हो, जो सीधे पकड़ा गया, जो पाकिस्तान से आया, जिसने कई लोगों की हत्या की, तो उसका भी ट्रायल हुआ और ट्रायल के बाद सजाए मौत मिली। इंदिरा गांधी के कातिलों का भी ट्रायल हुआ, बेअंत सिंह के कातिलों का भी ट्रायल हुआ, और राजीव गांधी के कातिलों का भी ट्रायल हुआ। ये कोई प्रधानमंत्री था, कोई उप प्रधानमंत्री, और कसाब का जिक्र किया। इसलिए हम ट्रायल और अदालती प्रक्रिया की बार बार बात कर रहे हैं। ये भी मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर हम लोगों को इस तरह से चिन्हित करेंगे जैसे हम अतीक अहमद या अशरफ के सिंपैथाइजर हैं। बिल्कुल नहीं, हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कोई कातिल था तो उसके लिए फांसी के फंदे का इंतजाम अदालती कागजों में, अदालती प्रक्रिया में है। इस तरह से गोली मारकर कानून को भी की धज्जियां नहीं उड़ाई जा सकती। एक बात, अब आते हैं सिंह साहब एक सवाल, चूंकि आप कह रहे हैं रेडिकलाइजेशन और एक दूसरे धर्म का भी रिटेलिएटरी रेडिकलाइजेशन जिसकी तरफ इशारा कर, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इसको क्यों धर्म से जोड़ना। अतीक अहमद माफिया था, गैंगस्टर था, और वो अगर मारा गया तो माफिया मारा गया, इसको इस तरह से क्यों जोड़ने की कोशिश हो रही है कि मुस्लिम था या मुस्लिम को टारगेट किया, ऐसे बहुत सारे लोग कह रहे हैं। उसके लिए क्या जवाब है? नहीं, बहुत सिंपल सा है कि अतीक अहमद के प्रति कोई भी सिंपैथी रखने वाला आदमी तो नहीं होगा, वो जानवर ही हो सकता है। अतीक से सिंपैथी कैसे हो सकती है? किसी भी माफिया से, किसी भी आउटलॉरी के वर्ल्ड के लोग से आप सिंपैथी कैसे रख सकते हैं? उसको जबरदस्त सजा मिले। घिन आती है कि आपने अतीक को एमपी किसने बनाया? ये सिस्टम नहीं तो बनाया। 4 बार 5 बार एमएलए रहा है, ये सिस्टम नहीं तो बनाया। और अतीक ऐसे दुर्दांत आदमी को, तो अतीक से किसी को सहानुभूति होगा, वो आदमी नहीं पशु होगा। लेकिन सवाल इसका नहीं है, तब क्या ये अधिकार, ये जो लड़का जो गोली चलाया है उसको दे दिया जाए? उसकी तो कल का अगर वो बलात्कारी होगा तो फिर तो हमारे पास कोई चारा नहीं बचेगा। कल जिन्होंने पहलू खां तबरेज और जुनैद को मारा है, उनको ये अधिकार आप दे देंगे तो उसके बाद आपका घर सुरक्षित रहेगा क्या? इशू इसीलिए संविधान बना है ना। अगर ये धरती का बोझ आप डिसाइड करेंगे, आपका यूपी में खड़ा हुआ मंत्री ये डिसाइड करेगा कि पाप पुण्य क्या होता है, तो अतीक ने जो इतने जिंदगी किया है वो भी कहीं पाप पुण्य में ही तो रहे होगा ना। इसका मतलब ये हुआ कि जो मर गया वो पापी था, जो बच गया वो पुण्यात्मा है। तो फिर तो ये अगर ये चलेगा तो संविधान को फिर छोड़ दीजिए ना।
इसलिए ये बेहूदगी की जो आवाजें हैं ना, ये प्रॉब्लम उसकी है। ये कहां से आ रहा है कि अतीक से किसी को सिंपैथी हो सकती है, लेकिन इस लड़के से भी सिंपैथी होगी इसलिए कि ये हिंदू है। एक सवाल और जी। पूछा मैंने कि देखिए 3-4 दिनों से ऐसी लिस्ट यूपी के एक खास बिरादरी के बाहुबलियों की लिस्ट सोशल मीडिया में घूम रही है। उसमें तमाम सिंह हैं, धनंजय सिंह से लेकर ब्रिजभूषण सिंह से लेकर और राजा भैया से लेकर और पिंटू सिंह और ना जाने कितने सिंह, कहाँ के सिंह, सन्नी सिंह, कौन सिंह, सारे नाम घूम रहे हैं। और ये उसमें भी ऐसे लोग हैं जिन पर 20 से लेकर 100 तक, 80-60 तक मुकदमे हैं, और ब्रजेश सिंह भी उसमें शामिल हैं, और जो लंबे समय तक फरार रहा है। और ऐसे लोगों की लिस्ट है, ऐसे माफिया की, जिसकी अपने जिले में, अपने इलाके में तूती बोलती थी और अभी भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली ठेकों के जरिए अपना धंधा करता है। तो ये आरोप लग रहा है कि उस तरह के माफिया जो किसी खास बिरादरी के हैं, उनको टारगेट नहीं किया जा रहा है, और इस तरह के माफिया जिनका नाम अतीक, अशरफ या मुख्तार है, उनको टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि इसमें कहीं न कहीं वोट और ध्रुवीकरण और अपनी कंस्टिट्यूएंसी को एड्रेस करने की मंशा है। आप इससे सहमत हैं सिंह साहब? नहीं, इसका दूसरा रूप देखिए। आप जब कांवड़िया चलता है तो आप हेलीकॉप्टर से फूल बरसाते हैं, स्टेट स्पॉन्सर्ड फूल बरसाते हैं। कांवड़िया का एक एसपी ने पैर धोया, और पैर धोने के बाद वो वीडियो अपलोड कर दिया चीफ मिनिस्टर ऑफिस को। एक एसपी वर्दी में रह के उसने पैर धोया, और हिकारत से उसने बहुत ही हेकड़ी से कहा, यहां तो इसमें क्या गलती है, मेरी श्रद्धा है उनके ऊपर। वर्दी में भी आप श्रद्धा रखते हैं तब आप पे शक होता है। पहले यह होता था कि अगर मान लीजिए कि मंदिर में आप सिक्योरिटी के लिए गए और उस प्रोसेस में आप अंदर चले गए, वर्दी में हैं, तो पुजारी टीका लगा देता था। आप जैसे ही बाहर निकलते थे तो पहला काम रुमाल से वो टीका पोंछते थे। ये अफसरों का आम तरीका था। आज जब वो टीका नहीं लगा रहे तो कह रहे कि पंडित जी टीका नहीं लगाया, और फिर वो बाहर निकलता है तो वो उस फोटो को चीफ मिनिस्टर ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ट्वीट करता है कि मैं मंदिर से निकला हूं, ये टीका लगा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि आप इंडोक्ट्रिनेट कर रहे हैं फोर्सेस को। तो फोर्सेस को जब आप इंडोक्ट्रिनेट करेंगे तो अतीक तो राडार पे रहेगा, लेकिन धनंजय सिंह नहीं रहेगा। जो 15 आदमी और हैं जो एक खास दूसरे उससे आते हैं, वो आपके टारगेट पे नहीं रहेंगे। और टारगेट पे रहेंगे तो आप उसको डिमोनाइज नहीं करेंगे, उसको आप राक्षसीकरण उसका नहीं करेंगे। यहां सिर्फ इतनी ही है कि आप लेके तमाशा बना के घूमते रहे। पिछले आप एक हफ्ते में 2 बार उसको आप अहमदाबाद से लाते हैं, और उसके बाद एक जैसे बंदर के गले में पट्टा बांध के घुमाया जाता है, आप घुमा रहे हैं। जहां मीडिया आती है आप फौरन कहते हैं हाँ ले लो, बात करो। और वो बात में बताता है कि साहब हमें हाँ ये बताइए आती, आपका बेटा मारा गया, क्या कहना है आपको? आप क्या कर रहे हैं? तो खैर मीडिया को तो हम इनसेंसिटिव अब मान ही नहीं रहे हैं, लेकिन ये जो आपने एक्सेस दिया है, ये एक खास तरह का पॉलिटिक्स है इंडिया का, जिसमें कि आप ये कर रहे हैं। वरना अतीक इशू है ही नहीं है, अतीक इशू नहीं है, आपका कंडक्ट इशू है कि ये बुलडोजर कब चलते हैं, बिल्कुल, ये गोलियां कब चलती है। ये अतीक को डिमोराइज करते हैं, किसी और को भी किया है। इतने ही ड्रीडेड और भी हैं आपके दूसरे कम्युनिटी के, आपने कितना उनको डिमोराइज किया है, सड़क पे लेके घूमते रहे, नुमाइश लगाते रहे हैं। तो सिर्फ इसकी बात है, और लॉ एंड ऑर्डर का मजाक बना दिया है आपने। इसकी वजह क्या है कि इससे आपको डिविडेंड, पॉलिटिकल डिविडेंड मिल रहा है। जब आपका एसपी पांव धो के कांवड़िए के पीता है, पांव धो के गमछे से पोंछता है, और वो सीएम को ट्वीट करता है, तो उसकी पोस्टिंग अच्छी हो जाती है। सिर्फ इतना ही अंतर है। और ये जो आप कर रहे हैं इससे कुछ नहीं होगा। आप एक जो बार बार हम कह रहे हैं, आप वहां पे इसको ले जा रहे हैं गवर्नेंस को, जहां की लुम्पेनाइजेशन समाज का होगा, और गवर्नेंस की रीढ़ आप खत्म कर रहे हैं। सरदार पटेल ने जब आर्टिकल 311 दिया था तो यही किस्सा आया था। सब लोगों ने पूछा, सर वहां के जो विरोध कर रहे थे, बोले बाबा इन अफसरों को क्यों प्रोटेक्शन दे रहे 311 में, 311 का प्रोटेक्शन उनको क्यों मिलना चाहिए, तो अफसर है अपना काम करें। बोले इसलिए कि पॉलिटिकल मास्टर के सामने तन के खड़ा हो और कह सके कि गलत है, हम नहीं करेंगे, इसलिए इनको सेवा का प्रोटेक्शन दे रहे हैं। आज आपने गवर्नेंस में एक केचुआपना ला दिया है,
जिसको कि हम ये कहते हैं अक्सर कि गुरूर होता था गवर्नेंस का। वो आईएएस अफसर जब आता था तो एक गुरूर होता था उसका कि नहीं मंत्री जी, तुम छठवां पास हो, तुम अपने वोट के लिए कर रहे हो, हम ये नहीं होने देंगे। और वो कलेक्टर तन के खड़ा होता था 6 साल की सर्विस के बाद। आज जब आपकी 30 साल की सर्विस हो जा रही है तो आप केचुए की तरह रेंग रहे हैं, क्योंकि आपकी रीढ़ खत्म कर दी गई है, गवर्नेंस की रीढ़ खत्म कर दी गई है, जिससे कि वो अफसर केचुआ बना घूम रहा है। कोई ताज्जुब नहीं है कि वो हमें गिरफ्तार करके फख्र करे कि देखिए साहब बहुत बोलता था ना, पकड़ लिया। तो ये प्रॉब्लम यहां आ रही है। हाँ जी समीर अहमद, वही सवाल जो सिंह साहब से मैंने पूछा, वही सवाल है कि क्या सरकार का रवैया किसी धर्म विशेष या बिरादरी विशेष के अपराधियों, माफिया या गैंगस्टर को लेकर कुछ और है, और किसी दूसरी बिरादरी को लेकर कुछ और है, जो बहुत सारे नाम जो मैंने गिनाए और बताए, जो सोशल मीडिया पर लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। और यह भी सही है कि जब उसका नाम अतीक और मुख्तार होता है, तब जिस ढंग से खबरें मुख्यधारा के चैनलों पर चलती है, वो एक दूसरी दिशा में उस खबर को ले जाते हैं लोग। और कल रात आप ही बता रहे थे कि फिर पत्रकार भी उस जश्न में शामिल हो जाते हैं जब अतीक या अशरफ की हत्या होती है, क्योंकि जब मंत्री ही शामिल है, जिस सत्ता की चापलूसी चाटुकारिता कर रहे हैं लोग, मीडिया के लोग, जब वही शामिल होकर कहता है इसी जन्म में पुण्य और पाप का फैसला हो जाता है, तो पत्रकार भी उसी दिशा में बहते हैं। तो ये आप डिवीजन आप भी देखते हैं, आपको लगता है? अब ये जो लिस्ट चल रही है बहुत दिन से चल रही है, और ये 2017 से ही चल रही है। इनमें से कुछ नाम ऐसे भी हैं जिनको सजा हुई, वहां से बरी हुए, उसके बाद उन्होंने अपने क्षेत्र, और वो इनकी पार्टियों से भी उनका संबंध नहीं है, उन्होंने सरकारी अधिकारियों को बुरी तरीके से पीटा अपने इलाके में, एफआईआर हुई, लेकिन उनका कुछ नहीं हुआ, वहीं पे वो अपनी जगह पर क्रिकेट खेलते हुए पाए जाते हैं। धनंजय सिंह की बात कर रहे हैं शायद। जी हाँ, तो मेरे ख्याल से कि अगर हम ऐसे कह दें तो ये तो आरोप लगाना हो जाएगा, लेकिन जो हमारे सामने जो तथ्य दिखाई पड़ रहे हैं उनके आधार पर ये कहा जाए कि चेहरा देख करके, सरनेम देख करके, नाम देख करके अगर कार्रवाई हो रही है तो कोई भी इसमें अतिशयोक्ति नहीं है। दूसरी तरफ आप जो कह रहे हैं कि अगर अतीक आ गया, अशरफ आ गया है और ताहिर तौरीक टाइप के नाम आ गए तो उनको मीडिया बड़े उत्साह के साथ दिखाने लगता है। सर, मीडिया ही उत्साह के साथ नहीं दिखाने लगता है, जो सरकारी प्रेस रिलीज आती है और उनके ट्वीट्स आते हैं उनमें भी बड़ा उत्साह दिखाई पड़ता है। आप उनको जरा एनालाइज करिए, उन ट्वीट्स को और उन रिलीजेस को, और बाकायदा जैसे ही पता लगता है कि हाँ उनमें हमला करने वालों में 5 लोग थे और उनमें से एक नाम कोई मुस्लिम वाला था, तो उसको तुरंत हाईलाइट कर दिया जाता है। तो ये डेलिबरेटली ये सारी चीजें होती हैं, और करते 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 आज ये सारी चीजें वहीं पहुंच गई हैं जो हम लोग ये देख रहे हैं। जो एनके सर बता रहे हैं कि वो एक हिंदू मिलिशिया की ओर बढ़ रहे हैं, हिंदू मिलिशिया ही तो था। सुबोध कुमार सिंह को की लिंचिंग कर दी गई, उसके बाद उनकी लिंचिंग के बाद वो बड़ी मुश्किल में तो उनकी गिरफ्तारी हुई, और जब गिरफ्तार होकर के जमानत पर वो बाहर आते हैं तो किस तरीके से उनका एक योद्धा की तरह से उनका स्वागत किया जाता है। तो सर, ये हिंदू मिलिशिया बनाने का ही नहीं, हिंदू मिलिशिया की ऐसी एक्टिविटीज को प्रमोट करने का भी एक कितना बढ़िया माध्यम है और बहुत कहानियां हैं। वो बहुत कहानियां। कुख्यात किस्सा है जयंत सिन्हा, जो केंद्रीय मंत्री थे, उन्होंने जो लिंचिंग करके जेल गए थे, छूट के आए, लड्डू माला खिला के स्वागत किया। समझिए, केंद्रीय मंत्री, लुच्चे, लफंगे, कातिल उसको फूल माला के साथ फोटो सेशन करवा रहे। तो सही है, जब लगता है सत्ता का संरक्षण है, वैचारिक संरक्षण है, और देश का मूड भीड़ तंत्र ऐसा है, तो ऐसे लोगों के हौसले बुलंद होते हैं। और एक चीज सर यहाँ और बात कहना चाहेंगे कि अतीक अहमद की जैसे चर्चा हो रही थी कि अतीक अहमद को कौन इंडोर्स करेगा, कौन उनको उनके अपराधों की सजा मिले उसकी कौन तरफदारी करेगा, कौन उसका, मुझको तो लगता है कोई उससे डायरेक्टली उपकृत हुआ होगा तो वो भी नहीं करेगा, जो भी अतीक अहमद जैसे लोगों के अपराध के इतिहास को जान रहे हैं। ये अलग बात है कि 40 साल के आपराधिक जीवन में उनको सजा जो है वो 2 महीने पहले, 1 महीने पहले हुई है, लेकिन उनका आपराधिक इतिहास इस तरीके का है कि कोई भी सभ्य व्यक्ति जो है, सभ्य समाज का व्यक्ति, उसको उसकी तरफदारी नहीं करेगा।
लेकिन मैं आपको बताऊं कि आप उसी इलाहाबाद में मैंने एक से एक सफेदपोश लोगों को देखा है जो हर राजनीतिक दलों में शामिल हैं, बड़े पदों पर रह चुके हैं और अभी भी हैं। उनको मैंने देखा है कि किस तरीके से अतीक अहमद का वो लोग वीआईपी ट्रीटमेंट करते थे। अपने यहाँ अतीक अहमद के पहुंच जाने पर वो एक गर्व की अनुभूति करते थे, और ऐसे कई लोगों के नाम भी बताए जा रहे हैं जब लोकल रिपोर्टर्स वगैरह जो बहुत दिन से कवर कर रहे हैं कि उसके अब जितने लोगों को उपकृत किया है यहाँ पर, कोई भी ऐसा, चाहे बिल्डर हो, बड़ा बिजनेसमैन हो, चाहे वो बड़ा पॉलिटिशियन हो, शायद ही कोई ऐसा हो जिसने उससे मदद न ली हो, उससे उपकृत न रहा हो और सार्वजनिक रूप से उसका अभिवादन न करता रहा हो। तो अपराध के और अपराधियों के बढ़ने का केवल यही एक कारण नहीं होता है कि वो अदालत से छूट जा रहा है कैसा, उसकी एक जो सामाजिक स्वीकृति होती है वो भी अपने आप में उसको बढ़ाने में बहुत मददगार होती है, और इसके लिए सारे दोषी हैं। अतीक अहमद के राजनीतिक करियर की बात अगर की जाए तो भारतीय जनता पार्टी में ही वो डायरेक्टली नहीं रहा है, बाकी अतीक अहमद सारे दलों में रहा है, समाजवादी पार्टी में, बहुजन समाज पार्टी में, और अपना दल का प्रदेश अध्यक्ष था, जो आज भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी है सरकार में, केंद्र में भी और राज्य में भी। तो उसको और बीजेपी के बहुत सारे नेताओं के घनिष्ठ संबंध है उनके साथ, उनकी तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं। भाई नंद किशोर नंदी नाम है ना, जो इलाहाबाद के, क्या नाम है? हाँ, नंद गोपाल नंदी, उनके साथ बहुत मुस्कुराते हुए आत्मीय तस्वीरें हैं। वो तो योगी सरकार में मंत्री है, इलाहाबाद से विधायक है। तो तब किसी भी बीजेपी के भी नेता ने नहीं कहा कि किसी अपराधी का और अतीक अहमद का ऐसा अंत हो जाना चाहिए। अब अंत हो जाने के बाद जो कि वो कानून से सजा नहीं दिला पाए हैं या कानूनन उसको खत्म नहीं कर पाए, इस जो ये उनकी जो निष्क्रियता है, उनकी सरकार की नाकामी है, उस शर्म में डूबना चाहिए जिसमें, उसको न बता करके वो अतीक अहमद को कोई एक गुंडा बदमाश किसी भी तरीके से गोली पुलिस के सामने मार करके चला जाए, उसको वो भगवान का न्याय बता रहे हैं। तो ये क्या इसका अंजाम होगा वो दिखाई पड़ने लगा है, इस तरह की जो चीजें चल रही हैं इतने दिनों से, बहुत ही खराब डायरेक्शन में जा रहा है, बहुत ही गंभीर और खतरनाक दिशा में ये सारी चीजें जा रही हैं। एनके सिंह साहब, चूंकि नए दर्शक आए होंगे तो एक बार फिर से बता दें कि जो 3 शूटर पकड़े गए हैं, लवलेश तिवारी बांदा का, सनी सिंह कासगंज का, अरुण मौर्य हमीरपुर का, और तीनों के बारे में जो जानकारी आ रही है, तीनों अपने इलाके का छोटा मोटा क्रिमिनल था, मारपीट लूट इस तरह के मामलों में पकड़ा भी गया, नशेड़ी था। जैसे जानकारी आ रही है कि लवलेश तिवारी के बारे में कहा गया है कि घर से दूर रहता था, घर आना जाना नहीं था, नशा करता था, घर वालों ने उससे रिश्ता तोड़ लिया था। वैसे सनी सिंह के बारे में है कि उसके बारे में कि उस पे 5-7 मुकदमे थे और वो कुछ काम धाम नहीं करता था, घर से भागा हुआ था। इस तरह की जानकारियां हैं, पढ़ने लिखने में किसी को कोई मतलब नहीं था। सनी सिंह के बारे में तो ये भी है कि 10-12 केस थे, कई तरह की जानकारी उसके बारे में आ रही है। और ये भी है कि उसने 2016 में भी थाने के पास किसी जगह किसी को गोली मारी थी, जो सनी सिंह है। और ये छुट भैये क्रिमिनल जो अपने अपने इलाकों में इस तरह की वारदातों को अंजाम देते रहे हैं, जिसमें ये तीनों शामिल हैं, तीनों का कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होके प्रयागराज पहुंचना, एक होटल में रहना और 6-7 लाख की महंगी विदेशी पिस्टल जो भारत में बड़े गैंगस्टर के साथ पास ही होगी, उससे मारना, और पुलिस को लेकर बहुत सवाल हमने उठाए। अब बात आती है एक सवाल जो इनके सिंह साहब आपसे पूछ रहा हूं कि ऐसे मामलों में भाई हम लोग 25 साल 30 साल पहले जब पत्रकारिता में आ रहे थे तो एनएचआरसी नाम की संस्था का बड़ा नाम सुनते थे, कि हालांकि तब भी सवाल एनएचआरसी पर उठते थे, लेकिन कम से कम फिर भी एनएचआरसी नोटिस भेजता था, एनएचआरसी के जो प्रतिनिधि मंडल है सदस्य जाते थे, जवाब तलब करता था, उस पर कुछ कार्रवाई का डर होता था, तो एक अदालत को लेकर तो है ही। तो ऐसे मामले में अब क्या उम्मीद देखते हैं कि एनएचआरसी या सुप्रीम कोर्ट क्या करे? क्या सुप्रीम कोर्ट को सो मोटो लेकर जैसे लखीमपुर के मामले में दखल दिया वैसे दखल दे? क्या भूमिका होनी चाहिए जिससे पता चले? नहीं तो सरकार तो आसान है ना, 16-12 एसटीएफ के लोग गए, उस एनकाउंटर पर संदेह है, मोटरसाइकिल की सीट पता चला उस पर धूल जमी थी, और बहुत सारी थ्योरी आ रही है, लेकिन सबकी तस्वीरें, सबने तस्वीरें खिंचवाई, प्रेस रिलीज भी आ गई, वाहवाही शाबाशी भी हो गई, तो उनको लगता है क्या फर्क पड़ता है, सब कुछ अपना है।
जी हाँ, बिल्कुल सही है। और उसके लिए अगर आप कोई गौर से देखें तो आपके पाठ्यक्रम इसीलिए तो चेंज करवाए जा रहे हैं कि जो थोड़ा बहुत रह गया हो, वो भी जब वो जवान हो तो जय श्री राम करने लगे। मेरी चिंता ये नहीं है, जय श्री राम की रक्षा, भगवान राम की रक्षा अगर ये लफंगे करने लगेंगे, जो छोटे-मोटे अपराधी हैं, तो मैं राम की स्थिति देख रहा हूँ कि हम लोग समझते थे कि हम लोग राम भक्त हैं असली, और राम की रक्षा, राम के मर्यादा पुरुषोत्तम के आदर्श गवर्नेंस को हम लोग संभालेंगे। लेकिन ये तो लग रहा है कि ये लुम्पेंस आके आप राम भक्त बन गए हैं। और ये जो आपका सवाल है, ये बड़ा सिंपल सा है, इसका जवाब है कि आपने वो कोई भी तो इंस्टीट्यूशन नहीं छोड़ा है जहां की आप पूरी तरह से कब्जा नहीं चाहते हैं। जो एक बचा हुआ है, शायद 2 साल तक बचा रहेगा, वो है आपका सुप्रीम कोर्ट। लेकिन आज क्या सुप्रीम कोर्ट, जिसको कि आर्टिकल 142 के तहत निर्बाध शक्तियां मिली हुई हैं, क्या वो मूक दर्शक बन के बैठा रहेगा इसलिए कि कोई भाजपा का नेता, कोई भाजपा का शीर्ष नेता ये कहेगा कि ले, हमारे पास तो वोट है, हमारे पास 37% वोट है, तो क्या कर लेगा? अगर ये होने लगेगा तो यही तो मुश्किल हो जाएगी ना, कि तब फिर संविधान की और ये इंस्टीट्यूशंस की जरूरत क्या है? एनएचआरसी की आपने बात की, इस पद के अभी तक कानून था कि इस पद पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही रहेगा। एक जज जो कि अपने जजशिप पे जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, अरुण वो मिश्रा जी, वो वहां बैठते हैं मोदी जी के साथ और कहते हैं मेरा सौभाग्य है कि मैं देश की प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ऐसे प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठा हूं। उस पद को रोक लिया जाता है, उस पर अपॉइंटमेंट नहीं होता एक कई महीनों तक। फिर उनको कानून बदल के, जो ओरिजिनल कानून था उसमें सीजेआई हो सकता था, ये महोदय सीजेआई नहीं थे, तो कानून बदला गया, उनको वहां पे रखा गया। अब आप उस संस्था से क्या उम्मीद रखेंगे? तो संस्थाओं की तरफ देखने का तो आप, जब एक थोड़ा सा बचा हुआ था सुप्रीम कोर्ट, वो भी हाल के दौर में बचा हुआ है, लिहाजा ये उम्मीद है कि जब ये चीर हरण गवर्नेंस का हो रहा होगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ रही होंगी, तो कम से कम तुम खड़े हो, और तुम खड़े होगे तो आज भी तुम्हारी क्रेडिबिलिटी काफी ज्यादा है। हम सब तो खत्म हो गए हैं, हम सब, वो जो भाव आया है, वो बूढ़ा आदमी जो कह रहा था कि धरती का बोझ आज चला गया अतीक के मरने पे, ये भाव एक बड़ा वर्ग का है, और हम उसको ये बता नहीं पा रहे हैं कि ये अगला तुम्हारे ऊपर होगा। वो मुझे अक्सर आता है वो शेर, आपने अक्सर अपने शो में भी देखा है, जो नवाज देवबंदी का शेर है, वो बड़ा मौजू है कि उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। तो मुझे लगता है कि अगला नंबर किसका होगा। तो इसलिए हम इंस्टीट्यूशंस को क्यों देख रहे हैं? इंस्टीट्यूशन को तो क्रिपल कर दिया गया है। जब वो आईएएस अफसर जिसकी सारी सर्विस की गारंटी है, वो केचुआ बना घूम रहा है, वो आईपीएस केचुआ बना, वो भी 33 साल की सर्विस के बाद, कि अब इसके बाद और कुछ देगा तो एक एमपी का टिकट मिल जाएगा। कई अफसर मिनिस्टर इस समय बने हैं। तो जब ये हो सकता है, जजेस में एक काल की बात है कि 22 जजेस एक साल में रिटायर हुए, जिसमें 19 को पोस्ट रिटायरमेंट पोस्ट दे दिए गए। वो जज जो कि अपने जिंदगी के 70 साल वहां रहता है, 65 साल रहता है, वो 3 साल के स्लॉट के लिए फिर गिड़गिड़ाने लगता है, और ये लगातार हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट चीख चीख के कई बार कहा कि भाई इसके लिए वो दिया जाए, मॉरेटोरियम हो, कि कम से कम सर्विस रिटायर होने के 3 साल बाद कोई पद पे ना रहे। लेकिन ये अप्लाई नहीं किया जा रहा है, ये कभी नहीं इंप्लीमेंट हो रहा है। आईएएस अफसरों का नहीं हो रहा है, अडानी के यहाँ नौकरी कर ले रहे हैं, यहां से रिटायर हो रहे हैं, 6 महीने में अडानी के यहाँ पहुंच जा रहे हैं, ताकि पेट्रोलियम की फाइल खाली बता दो। अरे वीआरएस लेके पहुंच जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ का एक करप्ट आईआरएस अफसर जिस पर 100 आरोप है, वो वीआरएस लेके अडानी के यहाँ पहुंच गया। और अडानी के यहाँ इसलिए पहुंचा है कि ओएनजीसी ने जो एक्सप्लोरेशन किया है, उसकी करोड़ों रुपए लगा के एक्सप्लोरेशन किया है, उसका राज खुल जाएगा कि केजी बेसिन में तेल है, और ये फाइल उसके बाद बिडिंग करके कोई अंबानी उसको ले लेगा। तो इतना बड़ा जिस सिस्टम में झोल हो, उसमें हम बात करें कि एनएचआरसी क्या कर रहा है, हम वो पूरी सिस्टम क्या कर रहा था। कल शाम को रात में जब ये हुआ, तो वो पुलिस सिस्टम जिसको रिवॉल्वर दिया गया है,
और जो किसी को छींकने पे गोली मार रहा है, वो उन लड़कों पे किसी ने एक फूल गेंदवा भी नहीं चलाया, एक थप्पड़ भी नहीं लगा। तो ये जैसे ही उसने जय श्री राम किया, हम मान लेते हैं कि कोई नेक्सस नहीं होगा, लेकिन जैसे ही जय श्री राम किया तो वो भक्ति भाव में आ गया था। रिवॉल्वर कैसे निकालेगा? क्योंकि आपने इतने दिनों में उसको भी तो इंडोक्ट्रिनेट कर रखा है। तो प्रॉब्लम यहां पे आ रही है। चलिए, तो आप दोनों मेहमानों का अब मैं शुक्रिया अदा करूंगा। दर्शकों से सिर्फ एक अपील कि ऐसे वक्त में जब सांप्रदायिक सद्भाव को चोट पहुंचाने की कोशिश हो सकती है, भाईचारे में दरार डालने की कोशिश हो सकती है, दो समुदायों के बीच तनाव पैदा करने की कोशिश हो सकती है, तो हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि सचेत रहें, सतर्क रहें, किसी अफवाह पर भरोसा न करें। जो हुआ वो गलत हुआ, चाहे अतीक अहमद का आपराधिक इतिहास कितना भी संगीन रहा हो, कितने गंभीर मुकदमे रहे जिनका जिक्र हम बार बार कर चुके, लेकिन अतीक को अगर सजाए मौत मिलनी थी, अगर फांसी के फंदे पर झूलना भी था, तो उसका फैसला कोर्ट से होना चाहिए था। इस तरह से पुलिस हिरासत में 3 ऐसे शूटरों की गोलियों से अतीक और अशरफ का मारा जाना इस बात का सबूत है कि पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। इसलिए हम सवाल खड़े कर रहे हैं पुलिस की मंशा पर, पुलिस की मुस्तैदी पर या पुलिस की लापरवाही पर। संविधान पर भरोसा करते हुए आप लोग भी भरोसा भी रखें, साथ में किसी अफवाह से बचें कि इस तरह की खबरें जो बहुत आने वाली है आएगी, जिसके किसी जद में आप ना आए, प्रभावित ना हो। इस अपील के साथ समीर, आप कुछ अजीत कहना जी, चाहते हैं? एक अपील हम और करना चाहते हैं कि मैंने चूंकि फिलॉसफी का स्टूडेंट हूं तो हिंदू धर्म पढ़ा है, बड़ी गहराई से पढ़ा है, और मैं गीता का छात्र भी हूं, आज भी हूं। एक ही अपील करनी है कि कोई भी धर्म आपको हिंसा की वो इजाजत नहीं देता है, और हिंदू धर्म तो बिल्कुल नहीं। इसमें समाहन की शक्ति इतनी बड़ी है, अगर आप इसको गौर से पढ़े, कुछ न करें, गीता के चंद श्लोक पढ़ ले, तो हिंदू धर्म इतना बड़ा समाहन शक्ति वाला कोई और धर्म नहीं है। तो अगर ये सत्ता के लोग ये आपको लंपटवादी सोच की तरफ ले जा रहे हैं, एक घृणा पैदा कर रहे हैं, तो इससे बचिए। और मैं युवाओं से, खास करके दोनों वर्ग के युवाओं से कहना चाहूंगा कि रिलीजन का गलत डेफिनेशन पे आप न जाएं और ये शांति बनाए रखें, इसकी सबसे बड़ी जरूरत है। आप भी कुछ कहना चाहेंगे समीर? बस बिल्कुल यही इस दौर में जो सबसे जरूरी चीज है, आप दोनों लोगों ने वो चीज कह दी है, और लब्बो-लुआब यही है कि अफवाह केवल लोगों की ओर से नहीं फैलाई जा रही है, दोनों समुदायों की ओर से नहीं फैलाई जा रही है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से ये सरकारों की ओर से भी फैलाई जा रही है। और सरकार में जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए लोग जब इस तरीके से ऐसी हत्याओं को जस्टिफाई करने लग जाएंगे ईश्वर की कृपा के रूप में और आसमानी ताकत के रूप में, तो बहुत ही पीड़ा होती है, बहुत दर्दनाक लगता है। और बड़े जिस दिशा में जा रहे हैं वो चीजें बहुत लगता है कि कहाँ जा रहे हैं। पर सारे लोगों को इन सब चीजों से बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है, अपने विवेक से काम लेने की जरूरत है। और ये जो जितने 3 अपराधी जो हमलावर पकड़ाए हुए हैं, आप इनको भी सोचिए कि इनका क्या भविष्य है। ये मत सोच लीजिए कि सारे एमपी एमएलए बन जाएंगे, कुछ बन जाएंगे, देखते रहिएगा कहीं कुछ नहीं बनेंगे। इन्होंने अपने को भी बर्बाद किया, अपना जीवन भी, अपने परिवार का भी। और ऐसे तमाम लोगों को, इन जैसे लोगों से सीख भी लेनी चाहिए कि ये क्या है। तो बिल्कुल कोई भी उनको अगर बहकाने की कोशिश करता है तो उसमें नहीं आना चाहिए, अपने विवेक से काम लेना चाहिए कि वो खुद क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। और दर्शकों को बता दें कि अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। जैसे भी इस तरह की खबरों में कुछ नई जानकारी आएगी, कोशिश करूंगा कि फिर से आप तक पहुंचाऊं तमाम मेहमानों के साथ और विश्लेषण के साथ। फिलहाल इस वीडियो को, इस संवाद को खत्म करते हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया, आप दोनों का, एनके सिंह साहब, समीर आत्मज, और दर्शकों को भी नमस्कार भी, शुक्रिया भी, क्योंकि इतनी देर तक आपने देखा और सुना।